वेलकम बैक टू एजुकेशन टू ऑल। तो हम अपने ये 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक स्टडी करंट का फ्लो मेटेलिक कंडक्टर में जा रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है, तो बताइए उसकी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी इनमें से? करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, अमंग ऑल द क्वांटिटीज उसमें से एक ही क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। जो यहाँ पे क्वांटिटी इंडिपेंडेंट रहेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे बी है, इफ ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है भैया, सभी कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो जो ओम्स लॉ मतलब सेमीकंडक्टर वाले चीज, जो ओम्स लॉ ऑब्वे नहीं करते, वैक्यूम ट्यूब, नॉन ओमिक एलिमेंट, सेमी कंडक्टिंग डायोड्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद में तीसरा चीज पूछता है, अगर लो वोल्टेज सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन नीड्स, जहाँ पे हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ है। बात सही है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये प्रकार का क्वेश्चन आएगा जब हमारा आर और आर इंटरनल ये रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आई को ज्यादा होने के लिए ई को ज्यादा होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में जो आर है और जो वैल्यू ऑफ आर है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। हाँ, अब यहाँ पे पूछा है, अगर हाई टेंशन 6 किलो वोल्ट का वेरी लार्ज रेजिस्टेंस पे लगाते हैं, ऐसा क्यों क्यों लगाते हैं? मतलब ये जो हाई टेंशन वाली जो बैटरी है, यहाँ पे 6 किलो वोल्ट का वेरी लार्ज रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? उसमें कुछ कारण होगा जरूर, सेफ्टी कारण के लिए, शॉर्टकट ना हो जाए। Otherwise, if there is shortcut by accident, then the current drawn will exceed the safety limit and will damage the circuit। सही बात है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर आप कैसे क्या समझेंगे कि आप आगे बढ़ जाए? अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का मतलब जिंग भगवान ने, मतलब ये है क्या जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, जो एटम होते हैं कंडक्टर के अंदर। भैया ये हमारा क्यूबॉइड है, टिंग 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 टिंग। अब ये हमारा एक एटम है, कलर बदल लेते हैं, ये हमारा एटम, और इसके साथ और भी एटम है, टिन टिन टिन। ये हमेशा इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होते हैं ड्यू टू थर्मल एगिटेशन। थर्मल एगिटेशन मतलब भैया अगर ये रॉड मटेरियल का बना हुआ है, यहाँ पे हमने कैंडल लिया और इसके कारण गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर ही अंदर अपने स्टेट में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस द करंट है, अगर यहाँ पे कैंडल के जगह हम लोग एक सर्किट ही ले लें, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे अक्रॉस इस सेटअप इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपोजिट फील्ड में चलेंगे, और फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोलाइड करेंगे वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ द कंडक्टर से। सही बात है। अब दिस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द वाइब्रेटिंग एटम्स अगेन प्रोड्यूस एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब जब भीड़ भाड़ लोगों में जा रहे हैं एटम के ऊपर, अब तो ये जो वाइब्रेटिंग एटम है बोलेंगे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, जो करना है कर लो। द ऑपोजिशन इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब जिंदगी में जितना ज्यादा कोलिजन रहेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रहेगा। इन इसका मतलब हम ये इसको हम अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं कि जितने बड़े चैलेंजेस रहेंगे आपको उतना ही महान बना देंगे। फिर लोग आपको अब महान चीज के बारे में से जानेंगे कि भाई इस व्यक्ति के पास इतना नंबर ऑफ कोलिजन था, इसी कारण ये महान बना। डू नॉट इन द कंडक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बता रहा है, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में जानते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन अ मेटालिक कंडक्टर द रूम टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन है आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन।
सही बात है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आपने वो जो कार वगैरह देखी होंगी, धूम मचाले ऐसे वाली, ये ऐसे गाड़ी ऐसे रोड पे ड्रिफ्ट करती है, ऐसा एक आर्क बनाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब भर के एक दूसरे एटम से, इलेक्ट्रॉन और एटम में जंग हो रही है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो यहाँ पे इतनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये इतनी है कि हर जगह हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और तो यहाँ पे देर इज नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। अब बिटवीन ये जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट डायरेक्शन टू द फील्ड है, वो कैसे अपोनेंट टू द फील्ड है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट जब बैटरी लगाते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी इस साइड है, तो ये हमेशा अपोजिट ही रहेगी। दिस इज ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी। अब ऐसा अपोजिट क्यों हो रहा है थर्मल वेलोसिटी के कारण? एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेफिनेट ड्रिफ्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये सुपर इम्पोजिशन है जो रैंडम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड इज वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने तो देखा था इलेक्ट्रॉन का टेनिस, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है भैया, जो जिसकी जिसका ऑर्डर 12 है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिट टू द फील्ड ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। सही बात है। थस बिफोर सेटिंग अप इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ कंडक्टर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, सो देयर इज अ नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। सही बात है। There is a no current flow in the conductor, but after setting up electrical field, the electron acquire a small drift velocity in a direction opposite to that of field of conventional electric current। और यही जो स्मॉल इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिनका ऑर्डर 10⁻³ है, और देर इज अ नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor, even though the drift velocity is very small, the current may be very large because of the large number of electrons, all of which start drifting immediately after the field is applied। अब हमने ये जान लिया। अब यहाँ पे एक और चीज के बारे में हम जानने वाले हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब देखिए, रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम दिया गया है तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/R। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा जब लेंथ के साथ इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सम मटेरियल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव लेस रेजिस्टेंस। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा मैक्सिमम है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। फिर ऑन अदर हैंड मटेरियल लाइक गोल्ड, रबर डू नॉट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। देखा जाए वुड वगैरह तो नहीं करता। लेकिन मैं एक हॉट्स का क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि भैया जो प्लास्टिक है वो हमारा डाई मैग्नेटिक है। प्लास्टिक है हमारा डाई मैग्नेटिक क्यों है, ये तुम जानो। कैसे है इसका प्रूफ मुझे पता है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्टेट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ सही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। उसके पहले रेजिस्टेंस का किससे किससे संबंध है हमने वो जान लिया, तभी तो हम रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। डिस्कस द फैक्टर ऑन विच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड। अब यहाँ पे द कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, ये जो है एल को है इनवर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम्म तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया आर इज डायरेक्टली L/A। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रो है, और इसी रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। रो इज इक्वल टू RA/L। अब यहाँ पे अगर रो को हमें 1 दिखाना है, 1 ohms मीटर, तो हम कैसे दिखाएंगे भैया, हमारा एरिया क्या है मीटर स्क्वायर में, लेंथ है हमारे मीटर में, रेजिस्टेंस हमारा ओम्स है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 ohm मीटर। यही वही चीज दिखाया है। अब जो स्पेसिफिक मटेरियल
Material resistance of the material है is defined resistance of wire of unit line and unit cross sectional area. सही बात है. Ohms meter and standard SI system. फिर उसके बाद डायमेंशन इसका कैसे है, हमने ओम्स का जाना, M1 L क्यूब T रेज़ टू माइनस 2 A रेज़ टू माइनस 2. अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है डिपेंड करेगा मटेरियल पे, टेम्परेचर पे. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल डायमेंशन, मतलब वो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता. और फिजिकल डायमेंशन के ऊपर क्या है मतलब, समझ क्या रहे हैं मतलब, फिजिकल डायमेंशन मतलब जो चीज़ 3D में उस पर डिपेंड नहीं करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की. जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का उल्टा जाना कंडक्टेंस जो जी से डिनोट करते हैं. तो इसके बाद में हमने ये जाना कि यहाँ पे रो है जो रेजिस्टिविटी है किसका अपोजिट है, हमारा जो है. अब यहाँ पे कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस का था, कंडक्टिविटी का नहीं था. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा या के से रिप्रेजेंट करते हैं. भैया सिग्मा 1/रो है. मटेरियल हैविंग लार्ज रेजिस्टिविटी आर पुअर कंडक्टर और गुड इंसुलेटर. सही बात है. कन्वर्सली मटेरियल हैविंग स्मॉल रेजिस्टिविटी आर गुड कंडक्टर. इसको जो है साइमंस पर मीटर इन एसआई सिस्टम कहते हैं या फिर मो पर मीटर. डायमेंशन से कैसे होंगे, जो हमारे ये रेजिस्टेंस का था, मतलब जो रो का डायमेंशन होगा उसका पूरा इनवर्स होगा. ये लीजिए आपके लिए मैंने इसको अच्छा कर दिया. अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है. दोज मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल स्मॉल आर कॉल्ड कंडक्टर. सही बात है. सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम. और इंसुलेटर वो हुआ भैया जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई है, इज कॉल्ड इंसुलेटर. अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी जिसकी हाई है वो इंसुलेटर, जिसकी कम है और जिसकी दोनों के बीच में दैट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर, इसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं. मतलब राहु केतु कह सकते हैं. एक अपना राहु केतु नहीं कह, कुछ अच्छा कह सकते हैं. एक हमारा अच्छा बच्चा है, गंदा बच्चा. जो अच्छा और गंदा बच्चा के बीच में होता है सेमीकंडक्टर. चलो थोड़ा सा इस और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. फिर उसके बाद में टेम्परेचर डिपेंड अपॉन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये तब डिपेंड किया जाएगा जब कुछ इंक्रीज इन रेजिस्ट आर होगा पर यूनिट आर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. और बाजू में जो है हमारा एक रेफरेंस का टेम्परेचर भी लगा रहेगा. ये हमारा टेम्परेचर है पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. मतलब ये कुछ बता रहा है कि भैया जब कुछ इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, पर डिवाइडेड बाय जो है आर नॉट होगा जो कि हमारा रेजिस्टेंस होगा प्लस जो है टेम्परेचर. अब यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस पर इनवर्स. चलिए जानते हैं कैसे क्या होता है एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे बोला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 डिग्री पे आर नॉट होगा, तो फिर फाइनल जब हम हीटअप करेंगे 3 नॉट डिग्री पे हमारा जो है आर टी होगा. अब जब इंक्रीज हम जानना चाहते हैं रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो तो आर टी माइनस आर नॉट. फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 फिर बाद में टी. टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी. अब हमें पता है कि भैया जब हमारे पास कुछ इंक्रीज हुआ है तो डायरेक्टली क्लोज टू इनिशियल रेजिस्टेंस होगा ही, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल में कुछ बढ़ के आया होगा. अब यहाँ पे जब हो रहा है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिखा रहा जा रहा है कुछ टेम्परेचर डिफरेंस के साथ कि भैया कि इससे भी कुछ डिपेंडेंट हो रहा होगा. अब हम दोनों को साथ मिला के लिख रहे हैं तो फिर आर टी माइनस आर नॉट ये अल्फा. इसका मतलब अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जानना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जानना है, तो आपको हमेशा इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब भी दो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है वो उसके इनिशियल और उसके टेम्परेचर पे इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो तभी हम अल्फा और उसके बीच में अल्फा आ जाएगा. इस प्रकार से आप याद कीजिए. आप ऐसे याद मत कीजिए, आप ऐसे याद कीजिए और कुछ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो होगा हमारा एक इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट
और फिर उसके बाद में इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे करके याद कीजिए और अल्फा को बीच में याद कर लीजिए। मुझे मालूम है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, दोनों सेम ही है, बस लिखने का स्टाइल अलग अलग है। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए, जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर है, यहाँ पे ऐसा एक सिंबल है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर यहाँ पे ऐसा सिंबल है और ये ऐसा सिंबल है। ये सिंबल हमारे सेमीकंडक्टर के लिए, ये अलॉय के लिए, ये मेटल के लिए। यहाँ पे बोला गया है अगर मेटल कंडक्टर के साथ जो रेजिस्टिविटी है हमारा रो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रो हमारा साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये पीटीसी होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर इसके लिए ये ऑलमोस्ट लीनियर ही है, बट नॉन लीनियर एट लो टेम्परेचर एज शोन इन फिगर। ये लीनियर है लेकिन यही चीज लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियर रहेगा। लेकिन अलॉय लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, इसके पास लार्ज रेजिस्टिविटी रहेगी बट वेरी स्मॉल टेम्परेचर पे। वेरी स्मॉल टेम्परेचर क्या अनोखी बात है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि वेरी स्मॉल टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस होगा, तो अल्फा हमारा कुछ कम होगा, मतलब अल्फा की कुछ वैल्यू कम होगी। Hence, the resistive versus time graph is a straight line with a very small slope when shown in figure। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा लीनियरिटी शो करने की कोशिश कर रहा है। ये भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसका स्लोप बहुत कम है। ये यहाँ पे इसका रो बहुत ज्यादा होगा लेकिन यहाँ पे वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो वेरी कम रहेगी। अब यहाँ पे अलॉय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, तो देखते हैं क्या आगे बोलता है। अब जो अलॉय था उसको बता रहा है कि हमारा जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगी। यहाँ पे जो होगा एनटीसी होगा और रजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है, मतलब रजिस्टिविटी जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ए और जो मेटल्स था उसके लिए दिखा रहा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी रहेगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर समय ये कम हो जाएगा। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अब व्हाई इज मैग्नीशियम यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई प्रिसिजन रेजिस्टेंस। ये मैग्नीशियम जो है एक अलॉय है जिसके पास वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो है स्मॉल टेम्परेचर के लिए चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीशियम इसी कारण जो है हाई प्रिसिजन रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे थर्मिस्टर मतलब क्या है? थर्मिस्टर यानी सुई में कपड़े, मतलब कुछ भी जरा सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ तो भैया वो दिखा देगा भैया मैं भी चेंज हो जाऊंगा। इसका मतलब थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, वो लॉज इन चेंज करेगा। मतलब भैया इट इज जस्ट लाइक ट्री chewing मूव, डू नॉट टच ट्री प्लांट। As it thermal sensitive, a small change in temperature causes a large change in resistance. For this reason, thermistor is also called a thermal resistor. A thermistor may have temperature coefficient PTC or negative temperature coefficient। अब पूछ रहा है कि मेन एप्लीकेशन भैया बता दूं। हाँ भैया मेन एप्लीकेशन क्या है? थर्मिस्टर आर यूज इन डिजिटल थर्मोमीटर, दे आर यूज इन ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। और थर्मिस्टर जो है भैया उसके पास पीटीसी भी रह सकती है, एनटीसी भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब दे आर यूज इन रिमोट टेम्परेचर, दे आर यूजिंग वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, दे आर यूज टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर मोटर्स। आपने वो देखा होगा कि आपकी टंकी में भी थर्मिस्टर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, वो सेंसर आवाज करते हैं जब पानी आपका ओवरफ्लो होने लगता है। दे आर यूज टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जनरेटर मोटर, दे आर यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम हाई करंट। अब ये जो थर्मिस्टर हैं, explain the process of manufacturing thermistor। अब thermistor are manufactured by embedding the oxides of magnesium, sorry it's not magnesium, it's manganese, iron, cobalt, nickel in a ceramic binders। फिर उस टाइम में को इक्वल प्रोपोर्शन में ग्राइंड किया जाता है फाइन पाउडर में,
फिर कंप्रेस किया जाता है ताकि एक डिजायर शेप दिया जाए, और फिर उसके बाद में हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जिसके बाद ये एक सेरेमिक बॉडी और थर्मिस्टर बन गया है। ये बीड्स डिस्क रॉड्स के फॉर्म होते हैं। लीड्स आर प्रोवाइड टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अब थर्मिस्टर इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, नेगेटिव मतलब अल्फा, एक अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक और एक अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो नॉन लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, उसे पीटी सिखाएंगे। और जो यहाँ पे लीनियरली है मतलब डिक्रीजेस नॉन लीनियरली, यहाँ पे जो डिक्रीज दिख रहा है नॉन लीनियरली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर लाइक कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। हम्म अब यहाँ पे वेरिएशन क्या है, दोनों का वेरिएशन समझते हैं। भैया दोनों नॉन लीनियरली, एक को क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिक्रीज नॉन लीनियर विद टेम्परेचर एंड नॉन लीनियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पीटीसी के लिए। फिर इसके अंदर थर्मिस्टर रेंजेस फ्रॉम 0.1 ohms टू 10 किलो ohms। टेम्परेचर इसमें -100 डिग्री से टू 1100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स वो होंगे, आप समझ सकते हो, शक्तिमान वो होगा जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो। मतलब ऐसे मटेरियल जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि हमारा मर्क्यूरी हुआ जो 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी है, वो होता है एक बार करंट चालू कर दिया तो फिर उस टाइम में ये फ्लो होगा लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं होता, इट डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इट्स इंटीरियर। अब इट्स कोएफिशिएंट ऑफ द वैल्यू ऑफ नॉन सुपर कंडक्टिंग से। अब ये तो बात है, हमने सुपर कंडक्टिव है। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? आप सुपर कंडक्टिविटी के बारे में क्या बताते हैं? द फिनोमेना ऑफ लूजिंग रेजिस्टिविटी कंप्लीटली, मतलब हमारा रो जो है ऑलमोस्ट अंडा हो जाए, मतलब जीरो हो जाए एट अ पर्टिकुलर लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अब भैया एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिव क्या होता है? सुपर कंडक्टिव केबल्स आर यूज फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट लॉस। सही बात है। सुपर कंडक्टिंग वायर्स आर यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ कंप्यूटर। दे आर यूज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट पावर लॉस जस्ट बाय सेटिंग लार्ज करंट इन सुपर कंडक्टिव कॉइल, इंफ्रारेड सेंटर, मैग्नेटिक सेपरेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इतिहास जानते हैं कि भैया ये सुपर कंडक्टिविटी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरल लिंगन ओन्स फ्रॉम नीदरलैंड इन 1911। फिर ही शो दैट रेजिस्टिविटी जो मर्क्यूरी की है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। कब? 4.2 केल्विन पे। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस अगर किसी सब्सटेंस का वेरी लो टेम्परेचर पे जो नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो पे है वो गायब हो जाता है तो वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, और ऐसे सब्सटेंस को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब इसका ग्राफ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो, एक ट्राइडेंट, हमारा एक ट्राइडेंट होता है, समझ लो एक ट्राइडेंट का आधा भाग, उसको करके याद रखो कि भैया और ये जो नीचे वाला है इसको 4.2 केल्विन पे चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ते हैं। जीवन में इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे मैं जैसे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। अब थोड़ा तो सहना पड़ेगा गुरु का। द ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर इन केल्विन इज शोन इन फिगर। एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो। अब यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? When some metals and alloy are cooled to low temperature, resistivity suddenly becomes zero at a particular low temperature. This temperature is called critical temperature. आप पान करिए मम्मी आप आइए इधर बात कीजिए। काय की पहली बार वो हल्के से कहता है, कोई मतलब नहीं। आप आइए। 11 नहीं, ये 11:30 होने वाला, 11:20 हो गया। वही बता दो। When some metals and alloy are cooled to low temperature, resistivity suddenly becomes zero at particular low temperature. This temperature is called critical temperature. And this is called critical temperature. कलर कोड रेजिस्ट ये कब आएगा? आपने ऐसे देखा होगा,
जो इन शेप ऑफ स्मॉल सिलेंडर रहते हैं विथ वायलेट एंड्स. These resistors operate in a range of 10 ohms to 20 mega ohms and are used in electronic equipment such as radio and television receivers. अब यहाँ पे 4 कलर बैंड होते हैं. हर एक बैंड एक रेडियस डिजिट को रिस्पॉन्ड करता है और ये जो है ईआई के द्वारा स्टैंडर्डाइजेशन डिनोट के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन. और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो पहला 2 कलर होते हैं उसको एक्स और एक्स से मल्टीपल होता है, फिर इसको 10 रेज़ टू पावर ज़ेरो, फिर इसके अंदर प्लस माइनस में टॉलरेंस लिखा जाता है. देखते हैं आगे क्या बताता है ये. अब यहाँ पे जो कलर कलर कोड है, convenient way to indicate value of resistance in form of circular color band. In a color code system, generally a resistor has 4 band in it. फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट. इसी के बारे में पहला वाला डिजिट नोट करता है फर्स्ट डिजिट, नेक्स्ट बैंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस इंडिकेट द सेकंड डिजिट. थर्ड बैंड जो प्रीवियस डिनोट करता है डेसिमल मल्टीप्लाई एंड द फोर्थ बैंड इंडिकेट टॉलरेंस. सही बात है. फोर्थ बैंड इधर टॉलरेंस को डिनोट करता है, मतलब 3 इधर और आखिरी टॉलरेंस का दिया जाता है. फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ये कलर कोड है. मतलब कैसे हम जानेंगे, यहाँ पे हमें कोड तो 01289 दिखाया जाता है. इसका मल्टीप्लायर जो है 10 रेज़ टू पावर 0, 10, 1, 2. अब यहाँ पे बोला है ब्लैक ब्राउन, ब्लैक का 1, ब्राउन का 10, रेड का 100, ऑरेंज का 1000, येलो का 10,000, ग्रीन का लाख, ब्लू का 1 को 10 रेज़ टू पावर 6, वायलेट का 10 रेज़ टू पावर 7, ग्रे का 10 रेज़ टू 8, व्हाइट का 10 रेज़ टू 9 और गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा नेगेटिव में डाल दिया जाता है. और फिर आखिर में यहाँ पे अगर कोई कलर नहीं है तो इसमें टॉलरेंस 20 माइनस. अब इसको मिनोनिक्स कैसे रख सकते हैं. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी ग्रेट हैड अ वेरी गुड वाइफ. मतलब बीबी रॉय गोज एंड ब्रिंग्स अ वेरी गुड वाइफ. इसी के प्रकार अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो यूज ऑफ कलर कोड और रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस. द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू कलर डिनोट द फर्स्ट टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई. हाँ, मतलब Z को यूज टू पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई. मतलब क्या होगा, मतलब अगर 3 रिंग है ब्राउन रेड तो हमें पता है कि ब्राउन रेड का क्या होगा 1 2 3. अब यहाँ पे हमने डाला एक्स और वाई को, ये हमारा क्या आया, हमारा एक्स है 1 और वाई है 2 है. इसका मतलब एक्स एंड वाई एक प्रकार का नंबर है, तो फिर ये नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू Z. मतलब ये यहाँ पे 1 और 2 है, इस प्रकार से लिखेंगे. जो मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू 3 के बारे में ओम्स लिखेंगे. यहाँ पे टॉलरेंस का कुछ भी नहीं दिया गया है. चलिए फिर उसके बाद में हम इसके बारे में जानते हैं. अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देंगे तो आप ऐसा देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ आएगा. और सीरीज में लगा दिया ऐसा होगा. अगर n नंबर्स ऑफ सीरीज है तो फिर यहाँ पे और रेजिस्टेंस सबका सेम है तो भैया हमारा हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगर पैरेलल में लगा दिया हमने तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू व्हाट्स 1 अपॉन आर थ्री तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू ये हो जाएगा. इसका मतलब हमारा जो आर पी होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सारे हमारे आर वन आर टू आर थ्री आर एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर वन प्लस. और ये पैरेलल में लगाए जाते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.